कल जहां तक देखे थे हम लोग मनी एंड बैंकिंग में, उससे आगे देखेंगे कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसका मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है और मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मनी सप्लाई कैसे मापा जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में बाजार में कहिए कि कितना मुद्रा है सर्कुलेशन में। इकोनॉमिक्स में बाजार शब्द का अर्थ है, जैसे मार्केट सुनते हैं, है ना, तो भाई चलो मार्केट चलते हैं, तो गए मार्केट, कुछ सामान खरीद के ले आए, ठीक है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स में यहाँ मार्केट शब्द प्रयोग करेंगे तो फिर वो किस मार्केट के लिए प्रयोग करेंगे, हैं? सासाराम, हैं? इंडियन मार्केट। और इंडियन मार्केट का मतलब पूरा इंडिया, पूरा इंडिया। जहां भारत में जहां जहां भारत सरकार के कानून लागू होते हैं और उस कानून के तहत वहां की अर्थव्यवस्था चलती है, उसे मार्केट कहते हैं। एक मिनट रुकिएगा। मार्केट का अर्थ है जहां भी भारत सरकार का कानून लागू होगा, इकोनॉमिक कानून, वो पूरा इंडियन मार्केट कहलाएगा। और जहां बिहार गवर्नमेंट का लागू है, स्टेट गवर्नमेंट का, वो अपना स्टेट मार्केट कहलाएगा। तो भारत में कहीं भी कोई पर्टिकुलर प्लेस न होकर, जहां है, जैसे हम लोग यहाँ हैं, यहाँ भी हम लोग मनी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब तो ऑनलाइन हर जगह कहीं से कहीं ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इंडियन कानून के लिए पूरा इंडिया एक मार्केट है और ग्लोबल कानून के लिए पूरा विश्व एक मार्केट, ठीक है। तो अभी हम लोग इंडियन मार्केट में रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को अदर कंट्री के कानून से तो कोई लेना देना है नहीं। पाकिस्तान में क्या कानून लागू है उससे मतलब नहीं है, यहाँ क्या कानून लागू है उससे मतलब नहीं है। कल जहां तक लिखे थे उसके आगे लिखिए लिखिए कि किसी समय, पैराग्राफ चेंज करके, किसी समय बाजार में प्रचलित मुद्रा की मात्रा में दो मद होता है। में दो मद होता है। मद मतलब भाग या प्रकार। इकोनॉमिक्स में मद शब्द प्रयोग किया जाता है। मद के लिए जो इंग्लिश वर्ड है, सेक्शन भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हम आयात करते हैं, पेट्रोलियम, चमड़ा, रसायन, कागज, आइटम बनाए, तो ऐसे लिखा जाएगा कि आयात की मदें, नीचे सब वो आइटम रहेगा कि क्या क्या
आयात होता है। तो ये जो आइटम का लिस्ट है वही हो गया मद, हमेशा ये शब्द मिलेगा, है ना। कि दो मदे होता है, पहला लिखिए, पहला बाजार में प्रचलित सिक्का, क्वाइन, बाजार में प्रचलित सिक्का और रुपया, बाजार में प्रचलित सिक्का और रुपया। और दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों के पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास साधारण जनता का जमा, साधारण जनता का जमा। पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेगा, लिखे कि भारत में मुद्रा बाजार, भारत में मुद्रा बाजार की नियामक संस्था आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है। लिखिए, आरबीआई के पास कुछ मुद्राएं आरबीआई के पास भी, कर दीजिएगा, आरबीआई के पास भी कुछ मुद्राएं जमा होते हैं, लिखिए, इनमें निम्न है, पहला, वाणिज्यिक बैंकों, कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक किसको कहते हैं? जितना भी आप बैंक का ब्रांच देखते हैं जिसमें आम जनता अपना अकाउंट खुलवाती है, करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या एफडी कराते हैं, इसी को कहते हैं कमर्शियल बैंक, जो जनता के साथ डील करती है। तो इनके पास जो पैसा होता है, कुछ एक्स्ट्रा हुआ या आरबीआई कुछ ऐसा रेगुलेशन बनाए कि भाई इतना पैसा जमा करना है, तो वो पैसा आरबीआई के पास जमा होता है। दूसरा लिखिए, कुछ प्रमुख व्यक्ति या विशेष व्यक्ति भी लिख सकते हैं, कुछ विशेष व्यक्ति जिनको इस प्रकार की अनुमति है, जिनको इस प्रकार की अनुमति है, वे आरबीआई में अपना खाता खोल सकते हैं या आरबीआई के पास अपना पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे
एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई, एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पास आम पब्लिक का अकाउंट नहीं होता है, क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंक नहीं है, वो बैंकों की नियामक संस्था है, बैंकों की नियामक संस्था है, वो कमर्शियल बैंक नहीं है। एक तरह से कहिए कि वो ऑफिस हो गया, जो बाकी इंडिया के जितने बैंक हैं उसको देखता है। तो आरबीआई के विषय में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे बैंकिंग वाले सेक्शन में कि आरबीआई क्या क्या काम करता है। अभी हम लोग जो मनी सेक्शन है उसको देख रहे हैं कि मनी कैसे किस रूप में कहाँ कहाँ पे मार्केट में रहता है। तो कुछ मनी पब्लिक के पास हो गया, कुछ मनी कमर्शियल बैंक के पास हो गया, और कुछ मनी आरबीआई के पास हो गया। ठीक है, आगे लिखे पैराग्राफ चेंज करके, या वैसी पॉइंट देके लिख लीजिए कि जनता के पास उपलब्ध है, लिखिए जनता के पास उपलब्ध है मुद्रा को, जनता के पास उपलब्ध मुद्रा को ऑर्डिनरी मनी या कॉमन मनी, ऑर्डिनरी मनी या कॉमन मनी कहा जाता है। नीचे लिखिएगा, शब्द है नियर मनी एसेट्स, मतलब मनी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, लेकिन लगभग ये भी मनी ही है। अच्छा देखिए, एक आता है लिक्विड शब्द, लिक्विड मनी, तरल मुद्रा। तो तरल मुद्रा कैसा होता है? जो आपके पास कैश है, मार्केट में है, जो आपके पास कैश है, जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, इसको कहते हैं लिक्विड मनी। और जो बैंक के पास है नियर एसेट्स मनी या नियर मनी एसेट्स है, यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज करने में थोड़ी सी बाधा है। लेकिन जो आपके पास कैश है उसको यूज करने में कोई दिक्कत या कोई समय लगने वाला नहीं है। और अब जैसे आप लोग ये डिजिटल पेमेंट जो कर रहे हैं फोन पे, ये सब यूपीआई के थ्रू, ये भी लिक्विड ही तरह काम कर रहा है। 5 रुपया देना है दे दिए, 10 रुपया देना है दे दिए, है कि नहीं? उसके लिए किसी बैंक का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं। वैसी मुद्रा जिसको यूज करने के लिए आप हमेशा स्वतंत्र हैं, वो हो गया आपका लिक्विड मनी, तरल मुद्रा। ठीक है, और तरल मुद्रा में अभी तक का जो डेफिनेशन है उसके अनुसार कैश ही होता है, बैंक वाला पैसा नहीं, कैश वाला। अगर देखा जाए तो कैश से अच्छा यूपीआई सिस्टम है कि जो आपके पास घर में कैश है उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। घर में जो कैश है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन वही पैसा बैंक में है
तो उस पर कुछ न कुछ आपको ब्याज मिलता रहेगा। और यूपीआई सिस्टम है ही, जब मन तब पेमेंट कर दीजिए, और नहीं है तो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो अकाउंट में पड़ा हुआ है तो कुछ न कुछ उस पर ब्याज मिलेगा। और वैसे कैश है, घर में है, तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो लिखिए नियर मनी एसेट्स, देखिए इसके अंतर्गत निम्न प्रकार की मुद्राएं, इसके अंतर्गत निम्न प्रकार की मुद्राएं आती हैं। पहला, डाकघर बचत जमा, डाकघर बचत जमा, डाकघर में जो आप सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे वो। और दूसरा लिखिए, दूसरा, बैंकों के पास सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट, बैंकों के पास सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट इसको कहते हैं। बैंक के पास जो आप अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट दो तरह का होता है, एक सेविंग अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। दोनों में क्या अंतर है? सेविंग अकाउंट आम पब्लिक के लिए होता है, जिसमें आप पैसा रखेंगे तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन करेंट अकाउंट है वो आम पब्लिक के लिए नहीं है, वो बिजनेसमैन खोलते हैं, उसका बल्कि शुल्क देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें ओवरड्राफ्ट होता है। करेंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ रहे हैं? खाता में है 1 लाख, निकाल लीजिए आप 4 लाख 5 लाख, बैंक दे देगा। जैसे अभी कैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो आप लोगों के पास जो एटीएम कार्ड है ये सब है डेबिट कार्ड, ये सब है डेबिट कार्ड, निकाल के देखिएगा लिखा होगा। और अगर क्रेडिट कार्ड लिखा रहेगा तो उसका डेबिट से ज्यादा चार्ज लेगा। और उसमें वही है कि आपके खाता में पैसा नहीं भी है तो आपको 20,000, 25,000, 50,000 तक निकालने का अनुमति देगा। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पेमेंट कर सकते हैं, हाँ, निकलेगा नहीं। कहीं मार्केटिंग करने गए और अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप निकाल लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। तो उसमें समय रहता है कि 5 दिन, 10 दिन, 21 दिन के अंदर आप जमा कर दीजिए, और नहीं तो बहुत तगड़ा इंटरेस्ट लेता है, पेनाल्टी भी लगा देगा। तो उसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अभी तो पकड़ पकड़ के दे रहा था, बैंक से रोज फोन कर रहा है कि सर आपका आ गया है, ले जाइए। कहने अरे क्या करेंगे हम क्रेडिट कार्ड लेके। अब वो लेने का मतलब है कि उसका ईयरली चार्ज लेता है, ईयरली चार्ज लेगा, तो खरीदना ही नहीं है। दिल्ली पटना वो सब रहता है अपना कि भाई निकल गया, चलो नहीं है अपना कर लिया। तो या जिसको ज्यादा जरूरत है, अब मार्केटिंग करना है, यू गया मार्केट से सामान लेने, 10,000 सोच के गया है, ले लिया 20,000, 25,000 का। जो बिजनेसमैन टाइप का आदमी है, जॉब वाले, हाँ, नहीं, जो बिजनेसमैन है, मान लो गया मार्केटिंग दुकान का सामान खरीदने,
लेके गया है, प्लान बना कि पसंद आ गया कि चलो ये भी आइटम ले चलते हैं, तो भाई ले लिया, है कि नहीं। तो उसके लिए, या उसमें बोल रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करिएगा तो 5% डिस्काउंट है, रिबेट है, मेडिकल में 5% रिबेट है, इधर उधर सभी सब में उससे पेमेंट करने पर रिबेट देता है, छूट देता है, उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, तो ये हुआ करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसके अलावा बैंक में जो आप पैसा रखते हैं, एक होता है फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। वो क्या होता है कि वो पर्टिकुलर कुछ समय के लिए फिक्स कर दिए, 5 साल 7 साल, तो वैसे पर थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। अब सेविंग अकाउंट पर जो अभी प्रेजेंट टाइम में इंटरेस्ट है लगभग 3.8% कर दिया है लोग, पहले 4% कुछ ये था, अब 4 से नीचे कर दिया है, 3.8 3.5 ऐसे कर दिया है। और जो फिक्स डिपॉजिट होगा, मतलब पहले कहा जाता था 7 वर्षा 5 वर्षा, पहले तो 5 साल में ये सब भी बैंक दुगना कर देता था कि 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हुए 5 साल से 7 साल किया, अब तो 9-10 साल हो गया कि अब इतना फिक्स डिपॉजिट पर भी रेट कम कर दिया है कि डबल होने में 9-10 साल लग जा रहा है। अब सुनिए, यहीं से सुनिए, यहीं से इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग आएंगे इन्फ्लेशन पर ही। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति समझा लेते हैं तब लिखवाएंगे। देखिए, इन्फ्लेशन यहीं से जुड़ा हुआ है। मुद्रास्फीति का मतलब है कि बाजार में वस्तुओं के कीमत में वृद्धि, और वृद्धि सस्टेन करे, फ्लक्चुएट न करे, फ्लक्चुएट न करे। अब जैसे मान लीजिए सब्जी का कीमत ले लीजिए, आज टमाटर 30 रुपए किलो है, तो कल 20 रुपए है, परसों फिर 25 रुपए है, अगले दिन 40 रुपया हो गया। तो इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन, इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन इन प्राइस। और इन्फ्लेशन में जो कीमत होगी बढ़ेगी, सस्टेन करेगी, हो सकता है थोड़ा नीचे आए फिर बढ़ेगी, इस टाइप से अपना प्राइस जो है लगातार ऊपर जाता रहेगा। जैसे चीनी का कीमत ले लीजिए, अब चीनी 40 से नीचे आ रहा है नहीं, 39 40 41 39 40 41 यहीं पर घूम रहा है। कुछ दिन सस्टेन करेगा 39 40 41, फिर एक के बार 45, अब वहां कुछ दिन फ्लक्चुएट करेगा, 350, फिर वहां कुछ दिन फ्लक्चुएट करेगा। अब जैसे सरसों तेल अब नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है, अरहर दाल तो जो एक लेवल बना लिया, अब वहीं पर 1-2 रुपया फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन अब ज्यादा नीचे नहीं आएगा। तो जब मूल्य में जो वृद्धि होती है और वो वृद्धि सस्टेन करे, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब है कि वस्तु के कीमत में निरंतर वृद्धि। वस्तु की कीमत कब बढ़ेगा? जब खरीदार होंगे मार्केट में, मार्केट में खरीदार होंगे तभी तो। भाई मान लो चीनी 40 रुपए किलो है, अगर 40 रुपए पर कोई नहीं खरीदेगा
तो दुकानदार कम करके बेचेगा, लेकिन 40 रुपए पर बिक जा रहा है तो क्या कम करेगा, बल्कि 40 रुपए पर अगर वो डिमांड पूरा नहीं कर पाएगा तो 45 कर देगा, जिसे सरसों तेल में हो रहा है। डिमांड ही नहीं पूरा हो रहा है, इतना डिमांड है और सप्लाई कम है, तो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। पब्लिक का एक्सपेंडिचर कैपेसिटी कब बढ़ता है, जब उसके पास पैसा रहता है, जब उसके पास पैसा रहता है। अब गरीब आदमी से मुद्रास्फीति का क्या लेना देना है? जो लेबर ग्रेड आदमी है, जो एक टाइम खाने वाला है, वो थोड़ी मुद्रास्फीति बढ़ा रहा है। वो तो वैसे भी माड़ भात पानी खाता था, नमक खाता था, दाल और तेल से अब तो सबको मतलब ही नहीं है। जो गरीब आदमी है, जो रोज 100-200 रुपया 500 कमाने वाला है और 5-7 आदमी का परिवार चलाना है, तो सारा पैसा तो खाने पर खर्च नहीं ना करेगा। तब गवर्नमेंट जब मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है तो लालच देती है लोगों को, ब्याज दर बढ़ा देगी। जो सेविंग अकाउंट है या एफडी है, इस सब पर ब्याज दर बढ़ाएगा। तो लालच में लोग जो एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखे हैं बैंक में जमा करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही बैंक में जमा शुरू करेंगे, मार्केट में मुद्रा की कमी होगी। तो जब मार्केट में मुद्रा की कमी होगी तो डिमांड कम होगा, तब जाके कुछ मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाएगा। और इसके उल्टा होता है, जब मुद्रास्फीति का उल्टा होता है आर्थिक मंदी, रिसेशन। मंदी में इसका मतलब कि मार्केट में पैसा नहीं है, तब न लोग नहीं खरीद रहे हैं। तब सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाके या कुछ अपना पैसा देगी पब्लिक को कि ताकि कुछ करे। जैसे कैसे कोरोना आया, सब कोई बैठ गया, तो चलो भाई 500-500 रुपया ही हर महिला के खाता में डाला गया है ना। जितना भी जनधन अकाउंट था सब में 500-500 रुपया डाला गया। तो अब वो फ्री का पैसा, चलो भाई कुछ तो अनाजे खरीदे, चाहे जो भी जरूरत का सामान है वो खरीदे। महीना में एक बार मिल रहा था ना 500, चलो जो भी महीने में एक बार मिले। तो या इसके अलावा अन्य दूसरी भी योजनाएं आती हैं ताकि लोगों के पास पैसा जाए, लोग पैसा खर्चा करें मार्केट में। मार्केट में जब खर्चा करेंगे तब न मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो कल कारखाने चलेंगे, नहीं तो कल कारखाने बंद हो जाएंगे। और कल कारखाने बंद हुए तो सब लोग बेरोजगार होंगे। कल कारखाने में जो लगे लोग हैं बेरोजगार, गवर्नमेंट के रेवेन्यू नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा। जो जीएसटी है, माल बिकेगा तब तो जीएसटी आएगा, तो चौतरफा नुकसान है मंदी में। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट पैसा, वही ना जब हुआ कि भाई सब अर्थव्यवस्था एकदम स्लो डाउन होने लगा, तो कई लाख करोड़ की पैकेज ले आई थी, 20 लाख करोड़ ना, 20 लाख करोड़ का पैकेज ले आई माननीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी। और वो सब अलग अलग सेक्टर के लिए था। उसके तहत आज भी अलग अलग सेक्टर को पैसा दिया जा रहा है। चलिए, ये अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। यही है मनी सप्लाई और इट्स इम्पैक्ट ऑन मार्केट, इसका प्रभाव लिखिए।
लिखिए कि भारत में, हेडिंग दीजिए, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन कैसे मापा जाता है कि मार्केट में किसी समय कितनी मुद्रा है। हालांकि ये सिस्टम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए लिखवा देते हैं। अब आरबीआई और दूसरी तरीका अपना चुकी है, लेकिन एग्जाम में यहीं से आता है। लिखिए भारत में या भारतीय बाजार में लिख सकते हैं मुद्रा आपूर्ति के मापन। लिखिए कि भारतीय बाजार में उपलब्ध मुद्रा का मापन आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई द्वारा किया जाता है। लिखिए आरबीआई इसके लिए कई विधियां अपनाता है। लिखिए जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। इसको ना M1 M2 M3 करके लिखा जाता है। L1 अदर भी तरीका है, तो M1 वाला ही एग्जाम में पूछता है। लिखिए पहला M1 कैपिटल M लिख कर और नीचे 1 ऐसे M1। इसको कहते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा, नैरो मनी या संकुचित मुद्रा। नैरो मनी पतला होता है। नैरो मनी या संकुचित मुद्रा, M1 को नैरो मनी या संकुचित मुद्रा कहते हैं। लिखिएगा हाइफन देखिए, ऐसे लिखिए कि इसके अंतर्गत, लिखिए इसके अंतर्गत जनता के पास मुद्रा, जनता के पास जो है, तो जनता के पास क्या क्या मुद्रा है भाई? कॉइन और करेंसी, सिक्का और नोट। लिख लीजिए ब्रैकेट में कर दीजिएगा कॉइन एंड करेंसी। लिखिए कॉमा बैंकों की मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स, बैंकों की मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स क्या होता है? जो आप सेविंग अकाउंट में रखें उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट में दो तरह का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, देखिए बैंक के पास जो अकाउंट होता है या पैसा जमा होता है, उसमें पहला हो गया डिमांड डिपॉजिट, पहला हो गया डिमांड डिपॉजिट और दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट।
डिमांड डिपॉजिट में दो तरह का अकाउंट होता है, एक सेविंग और दूसरा करेंट। आप का जो पासबुक होगा, बैंक में खाता खोले होंगे तो उस पर लिखा होगा बचत खाता, तो उसी को हिंदी में कहते हैं सेविंग अकाउंट। बचत खाता का मतलब कि मान लीजिए जो कुछ भी आप कुछ अर्न किए, महीना में कुछ पैसा कमाए, खर्चा करने के बाद जो आपके पास बच गया ले जाके उसमें जमा कर दिए कि चलो भाई बैंक में सुरक्षित रहेगा, तो उसी को कहते हैं सेविंग अकाउंट। और फिक्स्ड वाले में तो आप कुछ आपके पास एक्स्ट्रा मनी है और लग रहा है कि अभी नियर फ्यूचर 2-4 साल 5 साल इसका कोई काम नहीं है, तो ज्यादा ब्याज लेने के लिए आप उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिए। ठीक है, लिखिए। तो M1 नैरो मनी में करेंसी विथ पब्लिक, करेंसी एंड क्वाइंस, प्लस बैंकों की मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, लिखिए, एवं रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। चलिए अब लिखिए दूसरा M2, दूसरा लिखिए M2, इसी टाइप से है ना, कैपिटल M2। लिखिए कि इसमें M1 मतलब M1 में जितना चीज लिखे हैं वो सारा चीज इसमें रहेगा। M1 एवं डाक घरों के पास, डाक घरों के पास बचत बैंक जमाएं सम्मिलित होती हैं। डाक घरों के पास बचत बैंक जमाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अब लिखिए M3, तीसरा M3, इसी को बार बार पूछता है एग्जाम में। M3 को, इसको कहते हैं ब्रॉड मनी, विस्तृत मुद्रा। तो बीपीएससी पीटी में कई बार पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रॉड मनी या विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो M1, M2, M3 चॉइस में रहेगा, तो क्या होगा M3। लिखिए कि इसमें M1 एवं बैंकों की सावधि जमाएं, बैंकों की सावधि जमाएं सम्मिलित होती है। बैंकों की सावधि जमाएं सम्मिलित होती हैं। अब लिखिए M4, M3 पर ना ई कर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा, इसी को याद रखना। बार बार यही पूछता है
कि ब्रॉड या विस्तृत मुद्रा कौन है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सब में यही पूछा है, M3 ही पूछा है। लिखिए M4 लिखिए, इसमें M3, इसमें M3 एवं डाकघरों की समग्र जमाएं सम्मिलित होती हैं। डाकघरों की समग्र जमाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये रहा मनी सिस्टम। चलिए अब हेडिंग दीजिए मुद्रा आपूर्ति और बाजार। मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई और बाजार, बाजार के ब्रैकेट में कर दीजिएगा मूल्य, प्राइस। में संबंध है। अच्छा, दो शब्द है आप लोगों को देते हैं, उसका सही सही अर्थ बताइएगा। बाजार में जाते हैं तो कोई इसका सामान है, एक दो शब्द यूज होता है, एक प्राइस और एक वैल्यू। मान लीजिए 10 रुपया है, 10 रुपया इसका प्राइस है कि वैल्यू है? तो आप लोग हमको बताइएगा कि प्राइस और वैल्यू में क्या अंतर है, और अंतर नहीं है तो कह दीजिएगा अंतर नहीं है। तो प्राइस और वैल्यू में कोई अंतर है? विशाल बताएगा क्या अंतर है। वैल्यू उसको बोलेंगे कि अगर $10 हम कहीं बेच, मान लीजिए 10 रुपए का पेन है तो कहीं भी बेचो तो 10 रुपया मिलेगा। प्राइस का मतलब कि प्राइस का मतलब इसकी कीमत फिक्स की है, उतना का है नहीं। ठीक बोल रहे, क्या हो सदब? जी सर, प्राइस में जैसे उसका जो ओरिजिनल प्राइस है, और जो नहीं ओरिजिनल मतलब बेचने के बाद कितना आता है, और वैल्यू मतलब बनाने की कितनी उसमें इंट्रिंसिक कॉस्ट, वो हो गया वैल्यू। तो दुकानदार से आप वैल्यू पे लेते हैं कि प्राइस पे खरीदते हैं? अच्छा, वैल्यू की हिंदी क्या होती है? अरे इसकी वैल्यू कितनी है नहीं पूछता है आदमी, कीमत है। वैल्यू का अर्थ कीमत नहीं होता है, होता है ना। और प्राइस, राजश्री तुम्हारा क्या है, कॉमर्स है ना? ना कॉमर्स वाला कौन है यहाँ? बीबीए है, तो बीबीए में तो ये सब तो पढ़ना है, बीबीए में तो ये सब पढ़ना है। चलो, हाँ हाँ, कल सदब समझाएगी कि वैल्यू और प्राइस में क्या डिफरेंस है,
और बाकी लोग भी खोज के ले आइएगा कि वैल्यू और प्राइस में क्या डिफरेंस है। चलिए आइए लिखिए कि केवल ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन वाले भी मूल्य है ना, वस्तुओं और सेवाओं के एक इकाई के आदान प्रदान के लिए किए गए मुद्रा के भुगतान को मूल्य कहते हैं। मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब लिखिए मूल्य स्तर, प्राइस लेवल। मूल्य स्तर, प्राइस लेवल। देखिए यह वस्तुओं और सेवाओं के एक समूह के कीमत से संबंधित है। बास्केट ऑफ गुड्स, सबको मिला के एक लेवल तय किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारा सामान यूज होता है, बहुत सारा सामान यूज होता है। मान लीजिए सब्जी ही ले लीजिए, तो मार्केट से आप 4-5 सब्जी खरीद के ले आए, सब 1-1 किलो ले आए, सब 1-1 किलो ले आए, 5 किलो सब्जी ले आए। सबका प्राइस इंडिविजुअल अलग अलग है, लेकिन 5 किलो सब्जी खरीदने में कोई 5 रुपए किलो मिला तो कोई 20 रुपए किलो मिला, और सब खरीदने में हमको 100 रुपया लग गया, तो औसत कितना हो गया? 20 रुपए किलो। 5 किलो उसमें कोई 20 रुपए किलो मिला है, तो कोई 40 रुपए किलो मिला है, तो कोई 10 रुपए किलो भी मिला है। तो जो 5 वस्तुओं का एक समूह बनाया गया और उसमें सबका पर्टिकुलर जो योगदान है, योगदान दे दे के उतना तय किया जाता है। अब जिसे सब्जी है, तो सब्जी में 1 किलो टमाटर खरीदें तो ऐसा थोड़ा है कि मिर्ची 1 किलो खरीद लीजिएगा, नहीं ना, अदरक 1 किलो खरीद लीजिएगा। सबका अपना एक एक क्वांटिटी है कि जो उतना उसके लिए सुटेबल है। तो वैसे ही करके वस्तुओं का एक समूह बनाया जाता है और उसी से एक प्राइस लेवल तय किया जाता है सबको मिला के कि ये प्राइस चल रहा है। लोगों की आमदनी 500 रुपया प्रतिदिन है, तो इतना पैसा इनका खाने पर जाएगा। एक आदमी पर क्वांटिटी फिक्स है कि इतना 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 इतना, मान लीजिए 100 ग्राम चावल तो इतना तेल, इतना नमक, एक दिन में इतना ही ना चाहिए, तो उस हिसाब से फिक्स किया जाता है कि कितना कौन कौन सा चीज चाहिए। एक समूह बनाया जाता है, उसके बाद उसका एक कीमत तय किया जाता है, तो उसको कहते हैं प्राइस लेवल। लिखिए
यह वस्तुओं और सेवाओं के एक समूह के कीमत से संबंधित है। लिखिए, अतः है मूल्य स्तर में परिवर्तन, मूल्य स्तर में परिवर्तन वस्तुओं और सेवाओं के समूह के मूल्य में परिवर्तन को सूचित करता है। लिखिए, इसको मापने के लिए सूचकांक संख्या, इंडेक्स नंबर की आवश्यकता होती है। सूचकांक संख्या की आवश्यकता होती है। देखिए, मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापने वाले सूचकांक को, मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापने वाले सूचकांक को मूल्य सूचकांक, प्राइस इंडेक्स कहते हैं।